बच्चों स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारा क्या, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम। बंदे ने क्या कहा कि एटम इज इंडिविजिबल। हाँ या ना बच्चों, एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। पता क्या चला, हाँ यार एटम तो डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट लेट अस गो ऑन टू इलेक्ट्रॉन बेटा। इलेक्ट्रॉन में क्या किस पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी कैन स्किप द मेन पार्ट बट स्टिल समझाना तो पड़ेगा। मतलब मेन इन द सेंस जो हमारा एक्स्ट्रा वो है, एक्स्ट्रा पार्ट जिसकी हमें मेन इन द सेंस थ्योरी में जो डिटेल में समझाए जा रहे होते हैं, वी कैन कट शॉर्ट द होल आइडिया। आइडिया ये था बच्चों, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। यहां पे हमने पोटेंशियल लगा दिया एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि जब तुम पोटेंशियल लगा रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब में तो तुम्हारा एनोड के पीछे वाला पार्ट बिगेन टू ग्लो। हाँ है ना बच्चों, तो हमने यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया एंड दिस पार्ट बिगेन टू ग्लो। गाइस तुम्हें पता है ये कैथोड है, ये एनोड है। हाँ है ना बच्चों। गाइस यहाँ तक कोई डाउट? दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। व्हेन यू अप्लाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल बिहाइंड द एनोड वी सॉ दैट इट बिगेन टू ग्लो। इसका मतलब क्या है, देयर इज समथिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड गोइंग टुवर्ड्स एनोड एंड स्ट्राइकिंग द एनोड मेकिंग इट ग्लो। हाँ या ना गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, हाँ या ना बोलते भाई जाओ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट आस्क। हमने एनोड के बिहाइंड फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया एंड वी ऑब्जर्व दैट इट बिगेन टू ग्लो। तो लोगों ने क्या अज्यूम किया, देयर इज समथिंग व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड and went towards anode, struck the anode and made it glow. हाँ है ना बच्चों? So Yes, guys, since they were originating from cathode, we call them cathode rays. We call them cathode rays. Okay guys, since they were originating from cathode. अब बच्चों काम की चीज ये ठहरी, ये कैथोड रेज एक्चुअली क्या थी? व्हाट वर कैथोड रेज एक्चुअली? दीज वर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स वर द वंस जो कि तुम्हारा एनोड के पीछे स्ट्राइक कर रहे थे, मेकिंग इट ग्लो। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसा है उसे समझो, बहुत आसान तरीका है समझने का। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब तुमने पोटेंशियल लगाया है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो देखा क्या गया गाइस कि सपोजिंग तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स they got ejected from the atom and they started moving towards the positive electrode being the anode. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट गाइस? तुम्हारे पास एटम्स है, ये एटम्स किस में है बच्चों? these are the atoms of the gas present inside the discharge tube. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? there were atoms of gas present inside the discharge tube. उन एटम्स में तुम्हारे पास न्यूक्लियस हो गया, आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो देखा क्या गया, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं they got ejected from the atom and they started moving towards the positive electrode. When they struck the positive electrode they made it glow, hence your anode side begins to glow. समझ में आया नहीं आया? फिर से रिपीट करूं, डिस्चार्ज ट्यूब में तुम्हारा गैस प्रेजेंट थी, गैस की जो तुम्हारा गैस में ये जो एटम है प्रेजेंट इन द गैस, उन एटम्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, एनोड साइड में चले गए, स्ट्राइकिंग द एनोड एंड मेकिंग इट ग्लो। काम की चीज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जा रहे हैं तो एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, basically the remaining part of atom, this is positively charged. हाँ है ना बच्चों? This started moving towards the negative electrode and it struck the electrode and made it glow too. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गाइस यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। गुड, दैट इज करेक्ट। तो अब मेरे को लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ गया, ऐसे बोलना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो ये हमारा था, ये क्या है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज देन एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दीस आर नथिंग बट एनोड रेज बच्चों। देखा क्या गया कि एनोड रेज हमने टर्म क्यों दिया, क्योंकि लोगों ने क्या अज्यूम किया कि यार यहां पे अगर कैथोड में ग्लो हो रहा है, कैथोड साइड में ग्लो हो रहा है, ये देखो गाइस डिस्चार्ज ट्यूब, देखा क्या गया कि अब अगर हम फिर से देखें एंड दिस टाइम यू लुक एट द कैथोड साइड,
तो it was observed that the cathode was also beginning to glow. Cathode वाली side was also beginning to glow. वो क्यों glow करेगी? People assumed there is something originating from anode going towards the cathode, striking the cathode, making it glow. तो उन्होंने कहा यार there is something originating from anode and going towards cathode, hence the name anode rays. कि anode से originate हो रही है. और anode rays were nothing but atom minus the valence electron. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनोड साइड चले गए, एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज ये कैथोड की तरफ चले गए, मेकिंग दिस साइड ग्लो टू. तो गाइस मुझे एक चीज बताओ, एनोड रेज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन गैस क्या होगी? एनोड रेज फॉर्म बाय हाइड्रोजन गैस, बताओ बच्चों को क्या होंगी? गाइस एनीबॉडी? एनोड रेज फॉर्म बाय हाइड्रोजन गैस क्या होगी? डू यू रियलाइज गाइस हाइड्रोजन गैस को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन. हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं? इट इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस जीरो न्यूट्रॉन. हमें पता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो तो एनोड की तरफ भाग गया, हाँ या ना? तो जो एनोड से कैथोड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है वो तो हमें सिर्फ प्रोटॉन दिख रहा है. क्लियर और नॉट गाइस? This part has gone towards anode and the remaining part has gone towards cathode. जो एनोड के पास गया these were nothing but fast moving electron, और जो हमारा कैथोड की तरफ गया जो कि एनोड रे है वो क्या गया बच्चों? It was nothing but proton. हाँ या ना बच्चों? These were nothing but cathode rays, the one that went towards anode. Cathode rays जो कि मैं ऊपर बता चुका हूं, they are nothing but electrons. कैथोड की तरफ क्या गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम जो कि इट इज नथिंग बट प्रोटॉन व्हेन यू टेक एटॉमिक हाइड्रोजन. हाँ या ना बच्चों? अरे गाइस बोल दो भाई, मैं एक चीज को कितनी बार रिपीट करूंगा बच्चों ये हाँ सुनने के लिए. तो दीज आर एनोड रेज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना बच्चों? तो यहां से जो एनोड रेज बन रही है दे आर नथिंग बट प्रोटॉन्स. तो एनोड रेज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन गैस इज नथिंग बट प्रोटॉन बच्चों. दैट इज व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. उन्होंने एनोड रेज देखी. एनोड रेज हर एक चीज के लिए अलग अलग होंगी, मतलब जरूरी थोड़ी ना है भाई एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट प्रोटॉन्स या लेट अस से पार्ट ऑफ न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स. ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा. तो हमने कहा हाइड्रोजन गैस के लिए ये जो चीज है दैट इज नथिंग बट वन प्रोटॉन. हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? और ये वन प्रोटॉन है एंड दैट इज द प्रोटॉन, मतलब दैट एनोड रेज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन गैस इज नथिंग बट प्रोटॉन. दैट इज योर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गाइस. क्लियर है बच्चों? तो गाइस काम की चीज यहाँ पे क्या है? एनोड रेज को पहले मैं एक और चीज बता दूं. देयर इज अनदर टर्म फॉर एनोड रेज व्हिच इज कैनल रेज. अब काम की चीज ये ठहरी बच्चों, E बाय एम रेशियो क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो. हाँ या ना? E बाय एम रेशियो इज चार्ज टू मास रेशियो फॉर पार्टिकल्स. मुझे बताओ कैथोड रेज के लिए E बाय एम रेशियो डज इट डिपेंड ऑन द गैस? एनोड रेज कैथोड रेज के लिए पहले देख रहे हैं E बाय एम रेशियो इज इट गैस डिपेंडेंट? हम कहेंगे यार हर एक में से इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, या कैथोड से जो ओरिजिनेटेड चीज मान के चल रहे हैं लोग निकल रही है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना गाइस? देयर इज समथिंग उनके हिसाब से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड गोइंग टुवर्ड्स एनोड व्हिच आई टोल्ड यू इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हम कहेंगे कैथोड रेज के लिए E बाय एम रेशियो डज इट डिपेंड ऑन गैस? यार हर एक गैस से इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं तो इट इज गैस इंडिपेंडेंट. समझे या नहीं समझे गाइस? E by m ratio is gas independent. It does not depend on the gas taken inside the discharge tube because cathode rays are electrons only. चाहे तुम कोई भी गैस लो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल के एनोड की तरफ जाएंगे. अब आते हैं एनोड रेज की तरफ. एनोड रेज यार हर एक गैस के लिए अलग अलग है, मतलब कम ऑन न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स उनमें E by m रेशियो हर एक के लिए अलग अलग होगी. So basically E by m ratio for anode rays is gas dependent. समझ में आया या नहीं आया? Yes. Good. Guys ये है हमारे फैक्ट टू लर्न. इनको आप कुछ नहीं कर सकते. You just have to learn them.
कि एनोड रेज के लिए E by ratio is gas dependent, depends on the gas taken inside the discharge tube, whereas for cathode rays it is gas independent. अब आते हैं guys mass of proton and electron. Fact to learn 9.1 into 10 raised to the power minus, sorry electron का लिख रहा था मैं. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Units ध्यान रखना बच्चों. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. Charge on proton and charge on electron is same except कि magnitude तुम्हारा same है, sign different है, magnitude दोनों का same है. This is the charge on electron. यार आज मैं कितनी स्पीड पे क्यों गलती कर रहा हूँ? Charge on electron and what is the charge on proton? It is same except that it has got a positive sign in front of it. Clear or not, guys? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? ओके. अब बच्चों आते हैं किस पे? रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं. लेट अस कम टू रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट गाय जिसने थोड़ा बहुत आइडिया दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. उस बंदे ने क्या किया? ही टुक अ गोल्ड प्लेट, थिन गोल्ड प्लेट, और उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल देके मारे. गाइस अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम डबली आयनाइज्ड आयन, बेसिकली मींस द सेम थिंग. हीलियम डबली आयोनाइज्ड आयन, बेसिकली हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए. इट कैन आल्सो बी रिटन एज He242+, राइट. हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए, दैट इज अल्फा पार्टिकल. इट स्ट्राइक्स द गोल्ड फॉइल. देखा गया most of them passed undeflected. Some were deflected at small angle and very few were they rebounded. They traced their path back. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Few were deflected and very few retraced their own path. तो हमने क्या कहा यार, ज्यादातर अनडिफ्लेक्टेड पास करके मतलब एटम इज प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी, मतलब उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. दूसरा, कुछ तुम्हारे डिफ्लेक्ट हो गए. यार पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम पॉजिटिवली चार्ज है, और वो तुम्हारा अगर डिफ्लेक्ट हो जाए तो देयर मस्ट बी अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम. हाँ है ना बच्चों? तो हमने क्या कहा कि यस देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम. ओके, पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी इनसाइड द एटम. फिर उन्होंने कहा यार अच्छी स्पीड पे जा रहे थे, उखाड़ के भी तो जा सकते थे, ठीक है ना बच्चों? तो हमने कहा यार उखाड़ा नहीं, वो तो खुद टर्न बैक कर गया और वो उसके बिल्कुल पाथ में था. इट टर्न बैक. इसका मतलब है द थिंग जो कि दैट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम दैट इज गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ मास, उसका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हीलियम न्यूक्लियस रिट्रेस इट्स पाथ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब कोई चीज बहुत हैवी होनी चाहिए कि उसको नॉकआउट नहीं कर पाया, बट द हीलियम nucleus retraces its path, अपने पाथ पे वापस चला गया. So that positively charged entity should be pretty heavy. Pretty heavy का मतलब है almost all the mass of the atom should be there. Almost all the mass of the atom का मतलब क्या है यार? protons plus neutrons. Almost all the mass of atom is present inside that positively charged entity. तो उसको हमने टर्म क्या दे दिया? We called it nucleus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? which basically contains protons and neutrons. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भाई. No. गुड. तो दैट इज योर न्यूक्लियस बच्चों. और उन्होंने कहा अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल स्पेस, इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल स्पेस. बहुत छोटे से स्पेस में प्रेजेंट है इनसाइड द एटम, क्योंकि ज्यादातर तो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड. तो हमने कहा भाई इसका मतलब है ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में है. इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. दैट इज व्हाट वी हैव गॉट. हाँ या ना बच्चों? क्लियर है नहीं है गाइस? दैट इज व्हाट रदरफोर्ड सेड. अब आते हैं किस पे? रदरफोर्ड का मॉडल किसने फेल करवाया? मैक्सवेल ने, ठीक है ना? अच्छा गाइस, बिफोर यू गो ऑन टू मैक्सवेल देयर इज समथिंग यू हैव गॉट टू नो. हमने कहा यार जो तुम्हारा
न्यूक्लियस का जो वो है क्या, जो तुम्हारा न्यूक्लियस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ एटम। हाँ है ना बच्चों, दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। हाँ है ना बच्चों। तो गाइस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, it is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 15 into atomic mass of atom raised to power 1 by 3 meter. That is the radius of nucleus guys. तुम देख सकते हो it is of the order of 10 raised to power minus 15, बहुत कम है guys. This is the radius of nucleus having atomic mass equal to A guys. This is a formula that you better learn. Although मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा है जेईई मेन में, but still it is a formula and you have got to learn it. This is the radius of nucleus guys. जो radius of atom है that is of the order of 10 raised to power minus 10. This is the radius of atom. It is of this order 10 raised to power minus 10 का, और radius of nucleus is of the order of 10 raised to power minus 15. You can realize nucleus का जो radius है वो बहुत कम है as compared to the radius of atom का। समझ में आया या नहीं आया, बोलो बच्चों। आगे। यस। अब जो रदरफोर्ड है उसका मॉडल किस गधे ने फील करा, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या कहा कि यार एक काम करो, एक हमारे पास एक चार्ज एंटिटी जैसे इलेक्ट्रॉन, एक दूसरी चार्ज एंटिटी जैसे तुम्हारा क्या न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है, बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, इफ अ चार्ज एंटिटी अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड अनदर चार्ज एंटिटी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड न्यूक्लियस, इट शुड एमिट रेडिएशन। उसने कहा कि दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटिंग रेडिएशन गाइस, इस बंदे को रेडिएशन एमिट करनी ही चाहिए। हमने कहा अगर ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज लूजिंग एनर्जी। Radiation is energy, it is losing energy, and if it is losing energy, it should spiral and fall into the nucleus. हाँ या ना बच्चों? Yes. This was your Maxwell. This is a theory that was given by Maxwell बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? Yes. Good. तो मैक्सवेल ने थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन शुड गो इनटू अ स्पाइरल एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू व्हाट रदरफोर्ड हैज गिवन, द थ्योरी दैट रदरफोर्ड हैज गिवन दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। उसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दैट केस इलेक्ट्रॉन शुड एमिट रेडिएशन एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा अब एक्सप्लेन करो, अब एक्सप्लेन करो इस थ्योरी को। तो आया बोर। बोर ने इस थ्योरी के लिए कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एक्सेप्ट उसने कहा यार कुछ वेल डिफाइंड रेडियस है जिनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इट डज नॉट एमिट रेडिएशन। उसने कहा तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इट शुड एमिट रेडिएशन नॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसी फिक्स पाथ्स है अराउंड द न्यूक्लियस जिनमें अगर वो घूमेगा तो इट विल नॉट एमिट रेडिएशन। दैट इज व्हाट बोर सेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ ये बात अलग है कि अगर तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, बाई चांस तुम इधर घुमाने की कोशिश करोगे, तुम इस ऑर्बिट में घुमाने की कोशिश करोगे बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, तो वो बंदा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इट विल गो एंड फॉल इनटू द इनर ऑर्बिट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम यहां पे इलेक्ट्रॉन को घुमाने की कोशिश करोगे तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, it will lose energy, it will emit radiation and it will fall into the inner orbit guys. Inner orbit जहां पे वो radiation emit again नहीं कर रहा है and it will keep on revolving in that circular path. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें बताओ गाइस? No, sir. गुड। तो ये हमारा हो गया। अब बच्चों समस्या क्या आई, लोगों ने कहा इज योर रेडिएशन के बारे में बात करने लगे हुए, उन्होंने कहा रेडिएशन जो है तुम्हारी लाइट है, लाइट इज अ वेव, ठीक है ना, लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है? लाइट या लेट अस से रेडिएशन को अगर हम कहें तो हम कहेंगे लाइट की बात करते हैं, लाइट इज अ रेडिएशन, हम कहेंगे लाइट रेडिएशन मतलब इज इट अ वेव और इज इट अ पार्टिकल? लाइट इज अ वेव और इज इट अ पार्टिकल? कुछ ने कहा लाइट इज अ वेव, कुछ ने कहा लाइट इज अ पार्टिकल बच्चों। अब अगर वेव है तो इट शुड बी हैविंग सम वेवलेंथ, सम फ्रीक्वेंसी, सम स्पीड।
हमने कहा लाइट की बात करें, अगर हम उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसकी स्पीड क्या है? हमने कहा भाई उसकी स्पीड है 3 into 10⁸8। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी कोई वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा। हमें पता है टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1 बाय फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एंड लेट अस से दिस इज द वेव। हमने कहा ये वेवलेंथ होती है वेव की, राइट? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो लोगों ने कहा यार स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, या हम 1 बाय टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। For light, speed of light is equal to wavelength of light into frequency of light. Now this damn thing is constant. So lambda into frequency का जो product है that should be constant. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई तुम्हारे पास लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है, अगर जो वेवलेंथ है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी होगी उस लाइट की, सच दैट द लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कम्स आउट कांस्टेंट, बिकॉज़ स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट गाइस। मतलब लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, बट दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी विल बी सो रिलेटेड दैट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? Yes, sir. गुड। तो ये हमारे पास आ गया। ओके गाइस, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी कांस्टेंट है। उसके अंदर तुम सपोजिंग तुम वॉयलेट लाइट लेते हो, रेड लाइट लेते हो, तो उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, बट द स्पीड विल बी सेम। Now we are talking about red and violet light, so let us talk about electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? स्पेक्ट्रम में क्या है, हमारे पास कोई लाइट है, we have got some light. लाइट जो है that is बेसिकली उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट है। उसमें क्या होता है बच्चों? बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं। कोई भी आप लाइट देखते हो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन, बट इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस बच्चों। हमने कहा यार सपोजिंग इट इज मेड अप ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन टिल लैम्डा 10। 10 वेवलेंथ की रेडिएशन से बनी हुई है लाइट। तो हमने कहा यार उस लाइट की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट प्रेजेंट है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर तुम अरेंज कर देते हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर तुम उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हो, देन व्हाट यू गेट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? तो देखा क्या गया, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इसमें अगर तुम अरेंज करते हो तो गाइस देखा क्या गया, कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, फॉलोड बाय गामा रेज, फॉलोड बाय एक्स रेज, फॉलोड बाय यूवी रेज, फॉलोड बाय विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में भी पहले वॉयलेट एंड वी आर गोइंग टू द रेड एंड, वॉयलेट से रेड एंड जा रहे हैं, जो हमारा विवर्ग ईयर होता है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी इज मोर देन इंफ्रारेड, इज मोर देन माइक्रोवेव्स, एंड द लीस्ट वन इज रेडियो वेव्स। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ मिनिमम का है। दैट इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब ये जो वो विजिबल लाइट के अंदर हमने एक वॉयलेट एंड बोल दिया, एक रेड एंड बोल दिया। हमें पता है वॉयलेट एंड की फ्रीक्वेंसी इज मोर, रेड एंड की फ्रीक्वेंसी इज लेस। तो वेवलेंथ ऑफ रेड एंड इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट एंड। तुम्हें समझ में आ रहा होगा गाइस, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है, दैट इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। हाँ या ना गाइस? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। दिस हैज गॉट मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस हैज गॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ। अब वॉयलेट से रेड एंड में जा रहे हैं, तो वॉयलेट की
wavelength is minimum and red की wavelength is maximum. Now the value is something that you have got to remember. इसकी wavelength is 7600 angstrom और इसकी wavelength is 3800 angstrom. You got to remember it. Fact to learn guys. और कुछ नहीं है. अब हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे बच्चों. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रम. जब हम सीधा कहां पे जाके कूद गए, कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स तक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. हमने कहा यार स्पेक्ट्रम में वी अरेंज द लाइट गिवन टू अस इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. सपोजिंग, क्या पता कि जब तुम उन्हें अरेंज कर रहे हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, there are two possibilities. You might get a continuous spectrum, you might get a discontinuous spectrum. Now that is something important, continuous and discontinuous spectrum guys. Let us talk about continuous spectrum बच्चों. Let us talk about continuous spectrum. Continuous spectrum का मतलब क्या है बच्चों? हमने देखा लैम्डा मीन क्या है उस रेडिएशन के अंदर. वो जो रेडिएशंस हैं उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन प्रेजेंट है. उसमें हमने लैम्डा मीन देखा, लैम्डा मैक्स देखा, मिनिमम वेवलेंथ की रेडिएशन देखी, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशन देखी. अब हमने देखा जो हमें लाइट दे रखी है, क्या उसके अंदर इन दोनों के बीच की सारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ प्रेजेंट है. मतलब द लाइट गिवन टू अस, डज इट कंटेन ऑल वेवलेंथ्स बिटवीन लैम्डा मीन एंड लैम्डा मैक्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Between lambda min and lambda max are all wavelength radiations present, उन दोनों के बीच की अगर सारी प्रेजेंट हैं तो हम क्या कहेंगे? The spectrum that you have is a continuous spectrum. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? इन दोनों के बीच में अगर सारी वेवलेंथ प्रेजेंट हैं in that light तो we'll call it continuous spectrum, जो कि तुम्हारा किस में होता है? रेनबो में. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली व्हाइट लाइट देखो, व्हाइट लाइट को जब तुम पास करते हो किसके थ्रू बच्चों? व्हेन यू पास व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, व्हाट यू सी इज कि तुम्हारा सारा इट ब्रेक्स डाउन इनटू दैट रेनबो टाइप कलर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम देखोगे उसमें वॉयलेट एंड से लेके रेड एंड तक की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फ्रॉम वॉयलेट टू रेड एंड ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट. वॉयलेट से लेके रेड एंड तक all intermediate wavelengths are present. That is what we have. ठीक है ना guys? तो हम क्या कहेंगे? That is continuous spectrum. Discontinuous spectrum पे आते हैं. Discontinuous spectrum के लिए we have got another name, line spectrum. Line spectrum का मतलब क्या हुआ बच्चों? यार तुम्हारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन, तुम्हारे पास बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशन है. सपोजिंग लैम्डा 1 से लैम्डा 10 रेडिएशंस प्रेजेंट है, इन वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट है. व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट वेवलेंथ्स? लैम्डा 1 से लैम्डा 2, लैम्डा 2 से लैम्डा 3, लैम्डा 3 से लैम्डा 4. यू रियलाइज सारी प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट है, नॉट ऑल. इंटरमीडिएट वेवलेंथ्स बीच बीच की, मतलब यू हैव गॉट सम वेल डिफाइंड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस प्रेजेंट बट नॉट ऑल. सच इज नोन एज अ डिसकंटीन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम. क्लियर और नॉट बच्चों? गाइस को डाउट? ओके. अब आते हैं मैक्स प्लैंक बंदे पे. मैक्स प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन. इसने बड़ी अच्छी चीज बोली बच्चों. क्या बोला इस बंदे ने? इसने कहा कि यार ये जो लाइट की जो एनर्जी है ना, वो तुम्हारी कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं हो रही, उसके पैकेट है, एनर्जी के पैकेट हैं जो जब आपसे टकराते हैं तो आपको एनर्जी देते हैं. समझ में आया नहीं आया? जितने पैकेट टकराए उतनी एनर्जी तुम्हें मिल गई. तो हमने कहा यार वी नीड द एनर्जी ऑफ वन पैकेट. एक पैकेट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन का, उस पैकेट की एनर्जी क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ वन पैकेट. दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन या क्वांटा. दैट वन पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि एक रेडिएशन से निकल रहा है या उस रेडिएशन में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी इज गिवन बाय एच सी बाय लैम्डा या एच इंटू फ्रीक्वेंसी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एच इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो एच सी बाय लैम्डा
that is giving us the energy of one packet of radiation. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Now Yes. H is a constant having value 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. समझे नहीं समझे guys? That is the energy of one packet that you have, one packet of radiation. अगर तुम्हारे पास n पैकेट्स है, तुमने n पैकेट्स लिए और उनको टकरा दिया किसी इंसान से या किसी भी चीज से, तो उसको तुमने कितनी एनर्जी दे दी टोटल? NHC वाई लैम्डा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तो कोई डाउट गाइस? The energy provided is NHC by lambda. If you hit n photons to something, then the energy you are providing is n into hc by lambda. Okay guys, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो भाई बच्चों बताओ. No, sir. इसके जो क्वेश्चंस है ना गाइस, we'll discuss the questions in next class. Most of the questions we are going to discuss in next class. We are not going to discuss any questions in today's class. Already class थोड़ी छोटी है. I want to cover the theory part as much as possible. ठीक है ना बच्चों? जो उसका क्वेश्चन वाला पार्ट है we'll discuss in next class. Next class में mostly we'll be discussing questions बच्चों. Okay guys? क्लियर है या नहीं यहाँ तक? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके. इसके ऊपर दिस इज योर एक फॉर्मूला कि NHC by lambda is equal to the total energy that has been provided by the n photons to any body. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ओके ना गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. लेट अस कम टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन. गाइस पहली चीज अंडरस्टैंड करो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर तुम्हारा केमिस्ट्री में ऑल यू नीड टू नो इज some theory. The detailed part, if you want to study in detail, then that is being discussed in physics, not chemistry. तो केमिस्ट्री में जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो बच्चों. गाइस देखो, एक ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो एमिट करती है और एब्जॉर्ब कर सकती है radiations of all frequencies. It can emit and it can absorb radiations of all frequencies. That is a black body बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? Black body is such a body which can emit and absorb radiations of all frequencies. और उसका जो रेडिएशन है we call that black body radiation बच्चों. समझ में आया नहीं आया guys? इसको लिखने की जरूरत है, लिख देता हूं. Black body is a body which emits and absorbs radiations of all frequencies. बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये होगी कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कैसे आएंगे यार? जब तुम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखोगे ना, यू विल रियलाइज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. आई मीन यू माइट बी वंडरिंग कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है. मतलब या उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो रिलेटिवली सिंपल आ रहे हैं. अभी हम थ्योरी तो डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली. The only formula that we have seen is one photon की energy is hc by lambda और n photons की energy is nhc by lambda. That is the only formula we have discussed so far. ठीक है ना बच्चों? तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. Just hear what I have got to say and remember it so that you can be more clear when you discuss the questions in the next class. When we discuss the questions in the next class, it will be better. अब बच्चों देखो गाइस, अब हमने ब्लैक बॉडी के बारे में देख लिया. व्हाट इज ब्लैक बॉडी? एग्जांपल देखते हैं गाइस. एग्जांपल ध्यान से देखो. सपोजिंग तुमने आयरन की रॉड ली, ठीक है ना गाइस, उसको हीट कर दिया. हीट करोगे तो इट बिकम्स, फर्स्ट इट टर्न्स रेड एंड देन इट बिकम्स ब्लू. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इनिशियली इट विल टर्न रेड, दैट आयरन रॉड विल टर्न रेड, देन इट विल बिकम ब्लू. गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? आयरन रॉड इनिशियली रेड हुई, फिर ब्लू हुई. गाइस हमें पता है रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द रेड एंड टुवर्ड्स द वॉयलेट एंड. हाँ है ना बच्चों? तो कैन वी सी ओवर हियर कि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, दैट आयरन रॉड जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन भी बढ़ती है. हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? Yes, sir. गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब बच्चों लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व. कर्व
किस चीज के अगेंस्ट? वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। Now the curve goes something like this. I'm making the curve at two different temperatures, बच्चों. Okay, guys. This is at temperature T2. This is at temperature T1. T2 being greater than T1. Okay, guys. ये हमारा कर्व है. Now, what does this curve tell us? उस पे ध्यान दो बच्चों. At a particular temperature, ध्यान से देखना guys. At a particular temperature, हमने कोई एक टेम्परेचर ले लो. Let us consider T2. बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? वेवलेंथ के डिक्रीज की बात कर रहे हैं. जैसे जैसे तुमने वेवलेंथ डिक्रीज करते गए तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ती गई. हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? As you decrease the wavelength, the intensity of radiation increases. Then it reaches a maximum value. और maximum के बाद अगर तुम further decrease in wavelength ला रहे हो, there is decrease in intensity. हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया बच्चों? Clear or not, guys? Yes, sir. Good. Now that is the only thing you have to remember in this damn curve. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? That is all you need to know. हायर टेम्परेचर पे तुम्हारा कर्व कौन सा होता है? ऊपर वाला कर्व है. लोअर टेम्परेचर पे तुम्हारा ये वाला कर्व है. एंड नाउ वी हैव सीन कि जब तुम वेवलेंथ कम करते आते हो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बढ़ता जाता है. इट रीचेस अ मैक्स पीक वैल्यू एंड विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड डिक्रीजेस. यहां तक किसी बच्चे को डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो अभी. No, sir. गुड. नाउ लेट अस गो ऑन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल भाषा में क्या होता है? ऐसे समझो गाइस, हमने लिया मेटल सरफेस. मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट दे आर बाउंड इन द सेंस दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. हाँ है ना बच्चों? हमने क्या किया? हमने उस पर रेडिएशन दे मारी मेटल सरफेस पे. इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी. इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कूद गया बाहर इन द सेंस उसने कहा न्यूक्लियस तुम्हारा अट्रैक्शन पावर उतना ज्यादा नहीं है जितना मेरे को एनर्जी मिल चुकी है. आई एम लीविंग द सरफेस एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ द एटम. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे हमने रेडिएशन मारी एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अब गाइस ये कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा नहीं होगा या इजेक्ट होके बस रुक गया का मतलब वही तुम्हें समझ नहीं आया होगा. स्ट्रेस मत लो. आइडिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द रेडिएशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेडिएशन ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से या नहीं होगा. यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? Yes, इसको sir. ऐसे समझो, ये हमारा न्यूक्लियस है. फील इससे बैटरी आएगी. दिस इज द स्टफ. ये हमारा इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट में. एग्जांपल के तौर पे तुमने रेडिएशन डाली बहुत कम डाली. उसने कहा यार मैं फर्स्ट ऑर्बिट से चलो सेकंड ऑर्बिट पे कूद के देखता हूं. लेट मी ट्राई टू जंप फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट. उसने देखा यार बीच में मैंने दम तोड़ दिया, मेरे को एनर्जी मिली ही नहीं. इतनी भी नहीं दी उसने. रेडिएशन ने इतनी एनर्जी भी ना दी कि मैं सेकंड ऑर्बिट तक पहुंच जाऊं. उसने कहा बस मैं तो सेकंड तक भी ना पहुंचा, मैं वापस कूद के किस पे आ गया? फर्स्ट पे. दैट इज व्हेन यू सप्लाई वेरी लेस एनर्जी. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तो कोई डाउट? मतलब ही कुड नॉट इवन जंप टू द सेकंड ऑर्बिट. वो फर्स्ट से सेकंड पे जंप करने की कोशिश करी. इट जंप्ड आउट बट इट कुड नॉट जंप, तो इट वेंट बैक टू द फर्स्ट ऑर्बिट. अब हमने कहा चलो यार सेकंड तक की एनर्जी दी. बंदा फर्स्ट से सेकंड पे आया और वहां पे जाके टिक गया. सपोजिंग हमने सेकंड से ज्यादा की दी,
सेकंड से ज्यादा दी, बट थर्ड तक पहुंचने की एनर्जी नहीं दी। फर्स्ट से सेकंड से ज्यादा दे दी कि फर्स्ट से सेकंड के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा दे दी, लेकिन थर्ड तक की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी, तो क्या होगा? ये कहेगा भाई मैं थर्ड तक ना पहुंच पाया, लेट मी जंप बैक टू द सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट पे तो ना आऊंगा क्योंकि हमारे पास सेकंड से ज्यादा की एनर्जी है, सेकंड को मैं पार कर चुका हूं। थर्ड तक ना पहुंच पाया, कोई बात नहीं, अब मैं सेकंड पे आके गिर जाता हूं। समझ में आया नहीं आया? Because the energy I have, it is not sufficient to reach the third orbit. So let me just turn back and fall to the second orbit, guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. गुड। अब हमने क्या किया, ऐसे बढ़ाते आओगे एनर्जी, बंदा बाहर के ऑर्बिट तक कूदता जाएगा। हमने कहा यार बहुत सारी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि वो पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बाहर निकलते निकलते, अब देखो गाइस, पहली चीज बाहर निकलने में दो सिनेरियो बनते हैं। बाहर दो निकलने में दो सिनेरियो क्या बनते हैं? बंदा इंफिनिटी पे पहुंच गया। इंफिनिटी का मतलब समझ रहे हो गाइस? नो पुल ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? देयर इज नो पुल ऑफ न्यूक्लियस, इतना दूर पहुंच गया। इसमें दो सिनेरियो क्या बनते हैं यार, बंदे को उतनी ही एनर्जी दी हमने कि वो बाहर निकले, बाहर निकल के उसकी एनर्जी खत्म हो गई। मतलब द मोमेंट इट ओवरकेम द पुल ऑफ न्यूक्लियस, by the time he reached infinity, his energy was over. He reached infinity and he stopped. The electron reached infinity and he stopped. समझ में आया नहीं आया बच्चों? That is the first scenario कि electron is at rest at infinity. Electron, first case is electron at rest. Electron at rest का मतलब है बिल्कुल उतनी एनर्जी दी कि बाहर जाके रुक गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ ज्यादा ही एनर्जी दी थी, पुल ऑफ न्यूक्लियस को तो ओवरकम कर ही गया, उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया आगे। उसने कहा भाई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेट मी रन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब नाउ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट रेस्ट, इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू हैव गॉट सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पुल को ओवरकम करके एटम से बाहर निकल गया एंड इट इज स्टिल मूविंग अहेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर गाइस? राइट। हमने कहा हमने एक फोटोन देके मारा, एक फोटोन देके मारा, उसकी एनर्जी वाज h न्यू। पहली चीज बच्चों, एक काम की चीज मैं बता दूं, अभी चलो पहले मैं कुछ समझा देता हूं फिर बताता हूं। दिस वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन। हमने कहा हमने इतनी एनर्जी दी कि वो पुल ऑफ न्यूक्लियस को ओवरकम कर जाए। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to overcome the pull of nucleus? This was the energy of radiation. And let phi being your work function. Work function is the energy required to take out the electron and make it reach infinity and then stop. Basically it is also telling you the energy, ये वही वैल्यू है with which the electron is bound to the nucleus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This is the energy with which electron is bound to nucleus. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? And it is also the energy which if we supply to the electron, it will just be ejected from the atom. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एनर्जी अगर हमने दे दी तो इट विल रीच इंफिनिटी एंड देन इट विल स्टॉप, क्योंकि इस एनर्जी से वो इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर हम इतनी एनर्जी देंगे इट विल बी अनबाउंड बट इट विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज द एनर्जी so that electron is ejected from atom and then stop कर गया। इजेक्ट तो हो गया लेकिन इजेक्ट होने के बाद बाहर निकलने के बाद रुक गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो phi is also known as binding energy बच्चों। sometimes it is also known as binding energy। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। ओके, हमने कहा फाई, अगर हमें फाई एनर्जी का ही मतलब इतनी एनर्जी की हमने रेडिएशन डाली फाई जितनी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और रुक जाएगा। हाँ है ना बच्चों? तो हम कह सकते हैं इन दैट केस h न्यू विल बी इक्वल टू फाई। बच्चों ये चीज क्लियर है या नहीं गाइस?
एच न्यू या लेट अस से एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू 5। हमने जो रेडिएशन डाली उसके फोटोन की एनर्जी 5 के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा बट देन इट विल स्टॉप। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, ये बता दो मुझे। यस गुड। तो एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5, हम कहेंगे ऐसी फ्रीक्वेंसी या ऐसी वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। मतलब दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों देगा तुम्हें, वो तुम्हें फाई की वैल्यू निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर हमें क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है अगर इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा एंड देन इट विल स्टॉप। या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर हम रेडिएशन डाल रहे हैं तो इस रेडिएशन की एनर्जी लेने के बाद, इस फोटोन की एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड देन इट विल स्टॉप। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? गुड। तो अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग 5। ओके गाइस, राइट। और अगर हम एच न्यू लेस देन 5 लेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ। बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी भी हमने नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन अनबाइंड कैसे होगा? इसका मतलब ये है, ये हमारा वो केस है जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे तो कूद गया बट इट कुड नॉट ओवरकम द पुल ऑफ न्यूक्लियस। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बोलो, क्लियर हो गया नहीं हो गया गाइस? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू कि यहां पे इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड, हाँ या ना? यस गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। अगर हमारा एच न्यू ग्रेटर देन 5, हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा ही होगा एंड इट विल हैव सम एनर्जी लेफ्ट, द एनर्जी लेफ्ट विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस 5, this was the energy supplied, this is the energy lost in getting ejected and the remaining energy will go into the kinetic energy of the ejected electron। हाँ या ना? यस सर राइट। यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में लोगे गाइस, केजी में लोगे ग्राम में लोगे, जरा बताना मुझे। केजी। केजी में लेंगे। गुड, राइट बच्चों। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस? नो सर अब यहाँ पे मैं एक बड़े काम की चीज बता देता हूं तुम्हें राइट नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बीइंग कि तुम्हारा, हमने कहा एक फोटोन की एनर्जी सपोजिंग है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज से, अभी तुम्हें मैंने यूनिट नहीं बताई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों, ठीक है ना गाइस? सपोजिंग फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने कहा 5 है तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा? नहीं होगा, हाँ है ना? एच न्यू इज लेस देन 5। अब कोई कहता है यार मैं 2 फोटोन पर सेकंड डाल रहा हूं मेटल के सरफेस पे, विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड? 2 फोटोन पर सेकंड डाल रहा हूं तो एक तरीके पर सेकंड हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है, हाँ है ना बच्चों? लेकिन अब कोई कहेगा सर 4 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। नो, दैट इज नॉट द केस गाइस। क्यों केस नहीं है उसको समझो। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है प्रोवाइडेड उसका एच न्यू ग्रेटर देन 5 है। तुम ये नहीं कर सकते यार लाओ 5 फोटॉन्स की एनर्जी कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि लाओ जी 3-4 फोटॉन्स की एनर्जी मिला के मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता हूं, नहीं, दैट इज नॉट द केस। एक फोटोन से तुम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हो प्रोवाइडेड, दैट टू प्रोवाइडेड कि तुम्हारी एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो गाइस? नो सर गुड, दैट इज वेरी नाइस, यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट। ओके, दिस मच इज डन, राइट। अब बच्चों यार ये जो सैचुरेशन करंट है, ये एक मिनट रुको गाइस, मैं एक चीज तुमसे पूछना चाह रहा हूं। अब देखो बच्चों,
मैंने तुम्हें बता दिया एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, राइट। तो मैंने तुम्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर फोटोन की एनर्जी तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी से या वर्क फंक्शन से कम है तो तुम कितने ही फोटोन डाल लो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अगर तुम्हारे पास फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन से कम है तो तुम कितने ही फोटोन दे मारो उस पे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Yes, बच्चों sir. गुड। अब गाइस एक चीज जो कि मैं तुम्हें विदाउट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं क्योंकि ये फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगी, देयर इज नो पॉइंट इन माय डिस्कसिंग इट अगेन, सो आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E is the charge on electron guys। E यहाँ पे क्या है? Charge on electron which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 E into the stopping potential guys। Okay, V naught is the stopping potential। बच्चे कहेंगे सर ये तो कोई नई चीज आ गई एकदम से धमाका सा करने वाली। धमाका कुछ नहीं है गाइस, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेट अस से इनटू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है या नहीं बच्चों? तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन h nu minus phi is equal to ev naught। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस। और phi हमारा क्या था? phi was nothing but h nu naught या h c by lambda naught। गाइस क्लियर है या नहीं? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? मेरे No, ख्याल से sir. डाउट होना नहीं चाहिए। ओके गाइस, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चंस, हम कहेंगे यार फॉर्मूला तो इसी पे बेस्ड है, राइट? मतलब क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड होंगे, सॉरी फॉर्मूला तो हमारा यही है, क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो लेट अस डायरेक्टली गो ऑन टू द क्वेश्चन, बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कि यार यहां पे जब तुम सॉल्व करने लगते हो ना बड़ी समस्या आती है। समस्या क्यों आती है गाइस उसे समझो। यहां पे पहली चीज कोई तुम्हें फ्रीक्वेंसी नहीं देता ज्यादातर, वो तुम्हें क्या देंगे? वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला बन गया एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई इज इक्वल टू ई वी नॉट या हाफ एम वी स्क्वायर। ओके बच्चों, डिपेंड करता है वो किस में पूछना चाह रहा है। ओके बच्चों, क्लियर और नॉट? वो उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रखा है, या उसने वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब गाइस काम की चीज क्या है, कोई तुम्हें फाई जूल में नहीं देने वाला, कोई तुम्हें फाई की वैल्यू वर्क फंक्शन की वैल्यू जूल में नहीं देगा। वो तुम्हें फाई या तुम्हें लेट अस से फाई की बात करते हैं अभी, जो एनर्जी देगा दे विल गिव यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी तुम्हें किस में देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी गाइस। ठीक है बच्चों, फाई की जो वैल्यू दी होगी, जो तुम्हें वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, दैट विल बी गिवन टू यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है यार? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बच्चे कहेंगे सर बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हाँ या ना गाइस? अभी हमने ऊपर किया था, हाँ मर गया आपको ये चीज, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। तो गाइस काम की चीज क्या रही? बहुत स्ट्रॉन्ग फील उसकी आती है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। फिर से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं तब थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन it is accelerated by 1 volt। बेसिकली तुम देखो गाइस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ एनर्जी जिसमें हम एक चीज देखो गाइस, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। हाँ है ना बच्चों? एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। हम कहेंगे भाई चार्ज को उठाओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट इज 1e। ई को याद है गाइस मैंने तुम्हें क्या कहा था? ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? और हमने उसे एक्सेलरेट करा 1 वोल्ट से, सो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर तुम इलेक्ट्रॉन
कि जो चार्ज है उसको कूलम में लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज द चार्ज इन कूलम इनटू 1 वोल्ट। ये हमें वैल्यू क्या दे देगा बच्चों? दिस विल गिव अस द आंसर इन जूल। फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है या नहीं बच्चों? ये बताओ मुझे। Yes, sir. राइट। तो गाइस एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है गाइस? अब गाइस अगर हमें वर्क फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम चाहते हैं यार या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। नॉट नाइस गाइस, ठीक है ना बच्चों? इट इज नॉट नाइस। ओके, या फिर तुम क्या करो, hc/λ को किस में कन्वर्ट कर दो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दैट इज आल्सो नाइस। या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। हाँ या ना बच्चों? गाइस तुम्हें पता है hc/λ आंसर किस में देता है? इट गिव्स द आंसर इन जूल। फाई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइदर यू कन्वर्ट इट इनटू जूल बाय मल्टीप्लाइंग बाय दिस, or you convert this energy which was in joule into electron volt। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है या नहीं बच्चों? You need the units to be same, clear or not? अब गाइस पहली चीज यहां पे मैं तुम्हें बता दूं H की वैल्यू क्या होती है? H was 6.626 into 10⁻⁻34। C की वैल्यू क्या होती है? 3 into 10⁸8। यहां पे मैं बता दूं HC की वैल्यू तुम रट लो। बच्चे कहेंगे सर आप सब कुछ क्यों रटवाते हो? स्पीड बेटा, कैलकुलेशन में स्पीड। गाइस इसकी वैल्यू आती है 19.89 into 10⁻⁻26। This can approximated this can be approximated to 20। Okay guys, approximation तब करो जब तुम्हें दिख रहा है कि it is going to help, otherwise 19.89 लेके सॉल्व कर दो। बच्चे कहेंगे सर बहुत खराब है। मैं कहूंगा न्यूमरेटर में ही तो है, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना है। हाँ या ना? ओके गाइस, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 20। फाइन, तो HC की वैल्यू आ गई 20 into 10⁻⁻26। दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे कहेंगे सर अभी तो हमने क्वेश्चन करी, जब करोगे इट विल हेल्प यू, रिमेंबर दैट। ओके गाइस, तो ये हमारी HC की वैल्यू है। नाइस वैल्यू, यू लर्न इट। गाइस यहां पे तुम लैम्डा की वैल्यू किस में लोगे बच्चों? मीटर में। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मैं अभी hc/λ की बात कर रहा हूं। लैम्डा हैज टू बी टेकन इन मीटर। यहां पे मैं तुम्हें बता दूं 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज हाउ मच मीटर गाइस? 10⁻⁻12 मीटर। ये तुम्हें याद होना चाहिए। कन्वर्जन है गाइस, याद होने चाहिए। मतलब जब हम hc/λ में अगर हमें आंसर जूल में चाहिए, प्लीज कन्वर्ट वेवलेंथ इनटू मीटर। ओके और नॉट? हाँ या ना? Yes. गुड। अब हम कहेंगे यार हमें तो ये आंसर देता जूल में, जूल हमें पसंद ना आता, हमें चाहिए आंसर किसमें बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? वी नीड hc/λ की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों hc/λ हम कहेंगे यहां पे hc कांस्टेंट है, वेवलेंथ है। इट इज इक्वल टू 1242 बाय वेवलेंथ एंड वेवलेंथ बीइंग टेकन इन नैनोमीटर गाइस। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमें सपोजिंग क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर। ओके गाइस, जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग, अगर हमें वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे रखा है, इस वेवलेंथ का हमने फोटोन देके मारा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? तुम दो तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हें जूल में चाहिए 20 into 10⁻⁻26 किया बाय वेवलेंथ इन मीटर। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आएगा? दिस इज गिविंग अस द आंसर इन जूल। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? No, sir. राइट। अगर हमें यही आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देते हैं। लेट अस डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। ये हमें आंसर जूल में दे देगा। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में कन्वर्जन, ये आंसर जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड बाय दिस। नॉट बैड, लेकिन स्टिल इट इज काइंड ऑफ लेंथी।
लेंदी को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी लर्न। तो गाइस यहां पे ये आंसर में जूल में देता, अगर हमें इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो प्लीज व्हाट यू विल डू गाइस, you will do 1242 by 400, that will give you the energy of photon in electron volt। समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes, यहां sir. तक क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना गाइस? आई मीन नॉट इन टुडेज क्लास डेफिनेटली, बट द आइडिया इज कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स या तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले ओनली। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। No, sir. नो, ओके, जस्ट अ सेकंड बच्चों, आई थिंक वी शुड स्टॉप द क्लास, लेट मी जस्ट आस्क यू गाइस आल्सो।